देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिदा सैफी। नाजरीन, तहरीके इंसाफ पर मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। जहां एक जानिब गिरफ्तारियों का सिलसिला थमने में नहीं आ रहा, ऐसे में सीनियर रहनुमाओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला भी तेजी से जारी है। आज शीरी मिजारी ने पार्टी और सियासत दोनों छोड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाज़ाब्ता इसका ऐलान किया। क्या कहना था उनका, आइए सुनते हैं। मैंने ये फैसला किया है कि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ रही हूँ और ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि आज से मैं पीटीआई या किसी भी सियासी जमात का हिस्सा नहीं होंगी, क्योंकि मैंने सबसे पहले अपनी फैमिली, बिलखसूस अपनी माँ और अपने बच्चों का, क्योंकि आपको भी पता होगा कि मेरे हस्बैंड की 5 महीने हुए हैं उनकी डेथ को, तो मेरे बच्चों की आई एम नाउ दी ओनली पेरेंट। जब डॉक्टर ताबिश लाइव थे तो बहुत सी चीजें इंसान कर सकता था। दूसरी जानिब कल साबिक वजीर आजम इमरान खान ने बड़ी अहम कॉन्फ्रेंस की और पार्टी अरकान की मुश्किलात पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि हमने हुकूमत को बार बार मुज़ाकरात की दावत दी ताकि मुल्की सियासी हालात को दुरुस्त समत में ला सकें, ताकि मईशत बेहतर हो सके और अवाम को भी रिलीफ मिल सके। लेकिन जब भी हम मुज़ाकरात की जानिब जाते थे, कोई न कोई ऐसी कार्रवाई हो जाती थी जिससे मुज़ाकरात आगे ही नहीं बढ़ते थे। उनका मजीद क्या कहना था, आइए सुनते। हमने इनको बार बार ऑफर्स दी। मैं हर वक्त कहता रहा कि हम हर किस्म के डायलॉग करने के लिए तैयार हैं ताकि इस मुल्क को हम सही तरफ लगाएं, इलेक्शंस हो, मुल्क को हम इसको स्टेबिलिटी लेके आए और फिर इकोनॉमी ठीक होनी शुरू हो। लेकिन उधर इतना बड़ा खौफ छाया हुआ है कि वो जब हम बात करने की आगे करते हैं, वो यानी वो कुछ ना कुछ करते हैं ऐसे कि वो बातचीत आगे ना बढ़े, क्योंकि उनका इंटरेस्ट, वो डरे हुए हैं। उनका सिर्फ इंटरेस्ट ये है कि इलेक्शन तब हो जब इमरान खान जीत ना सके या पीटीआई जीत ना सके। उनका इंटरेस्ट ये है कि जब तक इमरान खान की जीतने की चांस है इलेक्शन ना हो तो हम आगे बढ़े कैसे, यानी बातचीत कैसे आगे बढ़े। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के सीनियर वजीर ख्वाजा आसिफ और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने असेंबली इज़हार ख्याल करते हुए हज़ब दस्तूर अदलिया को तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि 9 मई के वाक़यात पर अदलिया को भी अपना मौक़िफ़ सामने लाना चाहिए था, क्योंकि ये मुल्क जितना हमारा है उतना उनका भी है। लेकिन अदलिया अपनी गिरोही लड़ाइयों और ज़ाती मफादात के लिए ये भूलें कि उनका भी वतन है। वो मजीद क्या कह रहे थे, आइए सुनते। जो पिछले 1 साल से ये 7 वाली बिल्डिंग वाले कानून और कायदे और इस पार्लियामेंट के साथ जो कुछ कर रहे हैं, मेरी उनसे भी इस्तदा है कि 9 मई के वाकयात जो है अपने सामने रखें। आपके वतन के साथ भी हुआ है, ये मेरा सिर्फ वतन नहीं है, सिर्फ स्पीकर साहब आपका नहीं है या शहबाज शरीफ का नहीं है, ये उनका भी वतन है। ये जो 15-16 हज़रात यहां पे बैठे हुए हैं, वो अपनी जाती ग्रोही लड़ाइयों में या अपनी जाती मफादात में ये बात भूल ना जाएं कि ये उनके वतन पे भी अटैक था। दूसरी जानिब ऑडियो लीक्स हमारे मुल्क की सियासत में एक ड्रामाई हैसियत इख्तियार कर चुके हैं। अब अदलिया भी इनसे मुतासिर होती दिखाई देती है नाज़रीन, लेकिन इन ऑडियो लीक्स की कानूनी हैसियत क्या है और माजी में इन ऑडियो लीक्स के किसके लिए नुकसानदेह साबित हुई, इसी हवाले से कल मारूफ कानूनदान एतजाज अहसन ने एक निजी टीवी चैनल पर इंटरव्यू में कहा कि किसी भी शख्स की ऑडियो टेप करना बजाते खुद एक जुर्म है और ये इतना बड़ा जुर्म है कि इसके नतीजे में हुकूमत खत्म हो सकती है, जैसा कि माजी में भी हो चुका है। वो मजीद क्या कह रहे थे, आइए सुनते हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया हुआ है, ये फैसला दिया हुआ है कि ये वायर टैपिंग और टेलीफोन कॉल्स को रिकॉर्ड करना ये इतना बड़ा जुर्म है एक हुकूमत के लिए
कि ये अकेला ही वाहिद, और इसमें नहीं है कि जजों के या जर्नैलों के वायर टैप करना, किसी के भी, इतना बड़ा जुर्म है कि इस अकेले चार्ज पे कैबिनेट भी बर्खास्त की जा सकती है और असेंबली भी तहलील की जा सकती है। और असेंबली तहलील हुई भी थी, हुई फारूक लगारी ने, जो फारूक लगारी ने, और ये चार्ज था, अपहोल्ड किया सुप्रीम कोर्ट ने। इसी सब पे बात करेंगे। सबसे पहले आज हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी सर्विस साबिक गवर्नर भी हैं पंजाब के और सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग काफ के, उनको खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच चौधरी सर्विस साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। जी जी सर्विस साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे चाहूंगी जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसको आप कैसे देखते हैं? आप क्या समझते हैं ऐसी सूरत हाल में? एक तरफ माशी बहरान है, आज भी डॉलर बढ़ गया, सोना महंगा हो गया, सारी जो है वो हम देख रहे हैं कि अवाम पे मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं और वो बोझ कम नहीं हो रहा, इन्फ्लेशन भी % अपने ज़माने का उरूज पर है, लेकिन उसके बावजूद जो सियासी माहौल है उसमें जो है वो कूल डाउन होता नज़र नहीं आ रहा और कोई हालात एक सिम्त में जाने के बजाय मुख्तलिफ वेज में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए जी, जो सियासी अदम इस्तेहकाम है और जो मुल्क का मुआशी बहरान है, अगर हमारे सियासतदान और हमारे वतन अजीज के तमाम स्टेक होल्डर उनको पाकिस्तान के अवाम की मुसीबतों से या जिस तरीके से फाका कुशियाँ हो रही हैं, लोग जो हैं बेचारे 2 वक्त की रोटी जो है वो नहीं खा सकते, मजदूर की तनख्वाह इतनी नहीं है कि वो बिजली का बिल दे या अपने बच्चों के लिए खाना खरीदे या स्कूल की फीस अदा करे, तो इन हालात में भी आप देख लें कि इनकी बेहिसी देख लें कि अभी भी ये सियासी महाजराई जो है उसको हमारे सियासतदान जो हैं ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं है। तो हालात यकीनी तौर पर मायूस कुन हैं। गरीब आदमी जो है उसके लिए जीना महाल हो गया है। और सबसे अहम बात जो है जिसका मैं समझता हूँ कि हमारे मीडिया के लोग भी नोटिस नहीं ले रहे कि हर शख्स, हर फैमिली जो अफोर्ड कर सकती है वो मुल्क से बाहर भाग रही है। एक लोग जा रहे हैं जो अपने जॉब की, अपने रोजगार की तलाश में, और दूसरे ऐसे लोग भी हैं जो अपनी हर चीज बेच के दूसरे मुल्कों में, यूएई में, इस्तांबुल में, पुर्तगाल में और दूसरे मुल्कों में सेटल हो रहे हैं। तो ये कोई समझने के लिए तैयार ही नहीं है कि इस मुल्क का आप लोगों ने क्या करना। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि ये जितने भी लोग आपस में लड़ रहे हैं, जितने भी लोग एक दूसरे पे करप्शन का इल्जाम लगा रहे हैं या एक दूसरे को गाली गलोच रहे हैं, इनको ना इनकी फैमिलीज को, ना इनको जो है रोजगार की कमी है, ना इनके पास बिजली की कमी है, ना इनके पास पैसे की कमी है। तो इसलिए ये जो है ये सारा बोझ जो है इस लड़ाई का ये अवाम ने बर्दाश्त करना है और अवाम पे करना है। तो मैं तो 9 मई के वाक़यात यकीनी तौर पर बहुत ही अफसोसनाक हैं और जो लोग भी इसमें शामिल हैं उनको कैफरे करदार तक पहुंचाना चाहिए। और मैं ये समझता हूं कि, और मैं ये 1 साल से कह रहा था कि जो फौज के खिलाफ एक नफरत जो है, एक प्रोपेगेंडा जो है, एक मालिश कैंपेन जो है वो चलाई जा रही है, उससे मुल्क का भी नुकसान होगा और उससे जो है नफरतें जो हैं वो पैदा की जा रही हैं और उसका नतीजा वही हुआ जो होना था। और मैं समझता हूं कि इस वाक़े के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि अब पीडीएम पे जिम्मेदारी है कि वो अब जो है इस हालात से अपने सियासी तौर पर कैश कराने की बजाय तमाम पार्टियां आपस में मिलकर बैठें ताकि हम जो मौजूदा बहरान है इससे निकलें। अच्छा, ये जो आपने अभी बात की ना चौधरी साहब, बड़ी ज़बरदस्त आपने एक अभी बात की है ख़ास तौर पे कि जो ये सारी सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है ख़ास तौर पे उसके ऊपर। अच्छा, मैंने एक छोटा सा ब्रेक लेना है और इसी में मज़ीद ही बात करती हूँ। कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद वापस सारी स्टे ट्यून।
वेलकम बैक नाजरीन। और जी बात हो रही है सर्वे साहब से, मैं उनकी तरफ वापस जाऊंगी। अच्छा सर, एक बड़ी आपने एक ज़बरदस्त बात की है अभी इस वक्त कि पीडीएम को ये देखना चाहिए कि वो अपना पॉलिटिकल गेन लेने के बजाय सारे मामला में मुल्क की असल तो बात ही यही हो रही है कि डे वन से जब से पीडीएम की जमातें इकट्ठी हुई हैं, ये हुकूमत बनी है, लेकिन वो सब लोग सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। बात ही यहाँ से आ रही है कि मुल्क के बारे में कोई नहीं सोच रहा। जो मईशत के हालात हैं, जो एक आम आदमी के रोजगार के मामलात हैं, वो तो किसी तौर से बेहतर होते हुए नजर नहीं आ रहे। आप खुद एक अच्छा, और फिर जो अभी सूरत हाल बड़ी जिस तरह से इस मौजूदा हुकूमत ने सारी जिसे कहते हैं लिमिट्स क्रॉस करके जिस तरह की कार्रवाइयाँ की हैं एक ऑपोजिशन की जमात के हवाले से, सियासी प्लेटफॉर्म पे बैठने के बजाय लड़ाइयाँ कहीं और चली गई, जिसका नुकसान आपने बिल्कुल कहा कि नाकाबिल तलाफी नुकसान भी हम देख रहे हैं कि सियासी जमात को हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। ये जो सारी सूरत हाल बनी उसकी वजह हुकूमत की, क्योंकि हुकूमत इज लाइक अ गार्जियन ऑफ द फैमिली होता है ना, सरबराह होता है जैसे घर में। तो हुकूमत कंट्री के जो हम मामला देखते हैं उसमें एक सरबराह के तौर पर सामने आती है। तो हुकूमत को तो लचक दिखानी पड़ती है। क्या वो लचक और क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको नजर आई इस एपिसोड में? देखिए, ताली दोनों हाथों से बजती है। तो मैं तो ना ही मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से असल जो इशू है ना रिदा, वो ये है कि खान साहब जो है मुशावरत का अमल जो है वो नहीं करते। वो फैसले जो हैं अपनी मर्जी से करते हैं। और मैं ये बात जब ये कहता हूँ, कोई ये नहीं है कि मैं उनकी मुखालफत की वजह से करता हूँ। जब आप अपने लीडर को मशवरा देते हैं तो आप तो ये सोच के देते हैं कि उनके इंटरेस्ट में है। मुझे ये बताएं कि 2-3 चीजें मैं करूंगा। वैसे तो मैं कोई 50 चीजें मेंशन कर सकता हूँ जहां पर तहरीक इंसाफ ने गलतियां नहीं की, ब्लंडर किए हैं, और उनमें दर्जनों खान साहब ने खुद भी जो है वो तस्लीम कर रही हैं। देखिए, बात यह है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया। ये तो एक ब्लेसिंग हो गई इन डिस्गाइज। पूरा पाकिस्तान ये कह रहा था, लोग मेरे पास MNA MP आते थे कि हमारे भी इलेक्शन मुश्किल हो गए हैं, हमें अपने हलकों में जाते हैं तो हमें गालियां पड़ती हैं, हम इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो ये हालात थे हमारे। तो हुआ ये कि ब्लेसिंग हो गई कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया। और ये जो रियासत बचाने आए थे, इन्होंने महंगाई का तूफान ऐसा बम फेंका कि लोग जो हैं उनसे उनकी खुशियां भी छीन ली। तो भाई, जब आपको एक पॉलिटिकली फायदा हो गया, पॉलिटिकली आप शहीद हो गए, तो उसके बाद आपको आर्मी से पंगा लेने की क्या जरूरत है? आपको नेशनल असेंबली से रिजाइन अपने सब लोगों को करवाने की क्या जरूरत है? आपको पंजाब और जो है खैबर पख्तूनख्वा की जो है असेंबलियां तोड़ने की क्या जरूरत है? तो आपके पास तो बड़ा अच्छा बहाना आ गया था कि उन्होंने आपके गले में जो फांसी का फंदा था अपने गले में ले लिया था। और लोग जो है खुद आप देखते कि किसी से कोई नहीं होना था। 8 अक्टूबर को इलेक्शन हो जाने थे। और मैं समझता हूं कि जितनी पुअर परफॉर्मेंस है या जितनी महंगाई है, चाहे वो इंटरनेशनल, उसकी बहुत सी वजूहात हैं। और उसमें PTI ने भी, शौकत तरीन साहब की भी उसमें बहुत सी मेहरबानियां हमारी मईशत का पट्टा बहाने में हैं। लेकिन इसके बावजूद पूरा जो लोगों का गुस्सा, नाराजगी, वो तो PDM की तरफ था। तो इन हालात में बिल्कुल आपने सही बातें की। क्या जरूरत थी? असेंबली से निकलने की अभी जो है वो जरूरत नहीं थी उस वक्त, लोग यही कह रहे थे। बिल्कुल, यू आर राइट, एब्सोल्युटली। और जो असेंबली में बैठ के मेजॉरिटी की राय नहीं मानते। और मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो अलमिया है वो यही है कि ये कल्ट पॉलिटिक्स है कि हमारा लीडर ठीक कहे हमने ठीक कहना है, हमारा लीडर गलत कहे हमने गलत कहना है, हमारा लीडर दिन कहे हमने दिन कहना है, हमारा लीडर रात कहे हमने। हमारा लीडर गलत हो ही नहीं सकता, हमारा लीडर गलत बात कर ही नहीं सकता, हमारा लीडर गलत फैसला कर ही नहीं सकता। तो जब ये सोच लोगों की भी हो जाए, और फिर कल्ट पॉलिटिक्स ने हमारे मुल्क को तबाही के दहाने को पहुंचाया। राइट, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, अभी इस वक्त जो सूरत हाल है, एक चीज़ और ये भी कि अब जो आप देख रहे हैं इलेक्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं आपको इस साल, और होंगे भी, तो जो एक ही फर्द वाहिद जमात है ऑपोजिशन की, उसके जांच जो हुकूमत इस वक्त ट्रीट करी है उसको जिस तरह से, आप देख रहे हैं कि ये अकाउंटेबिलिटी है वाकई, या फिर ये इंतकाम नज़र आता है आपको भी?
देखें जी, मैं तो ये बार बार ये कहता हूँ, जब मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में था, जब राना सनाउल्लाह के खिलाफ झूठा केस बनाया गया, जब आप हुकूमत में आ जाते हैं, पहली बात तो यह है कि अदारों का काम है कि वो अकाउंटेबिलिटी करें, एहतसाब करें। किसी दुनिया का कोई प्राइम मिनिस्टर आपने देखा है वो कहे कि मैं उसको जेल में डाल दूंगा, मैं किसी को माफ नहीं करूंगा? तो भाई ये अदारों का काम अदारे करें, आप अपनी सारी कोशिश करते डिलीवर करना है, लोगों को साथ मिला के चलना है। जो लड़ाई झगड़ा है वो अपोजिशन को सूट करता है, हुकूमत को सूट ही नहीं करता। तो अगर ये सारी चीजें होने की वजह से ही हमारे मुल्क का भी नुकसान हुआ है, सियासी पार्टियों का भी नुकसान जो है वो हुआ है। सही। मईशत को कैसे देख रहे हैं? संभलती हुई नजर आ रही है? आपको तो बड़ा अपना एक पॉलिटिकल एज और माइलेज है आपको, डिप्लोमेटिक जो है स्टेचर पे, तो वो कैसे देख रहे हैं हालात और अब मामला? मैं तो जी, मईशत तो तबाही के दहाने पे है। हमारी बिजनेस कम्युनिटी जो है वो इंतहाई परेशान है। हमारा जो मीडियम साइज बिजनेस है वो बड़ा परेशान है। फैक्ट्रियां हमारी बंद हो गई हैं, लाखों लोग जो हैं, मजदूर जो हैं, वो बेरोजगार हो गए हैं। GST प्लस जो बड़ी मेहनतों के साथ, बड़ी स्ट्रगल के साथ, बड़ी कैंपेन के साथ जो हमें पाकिस्तान लेके आए थे, फिर 4 दफा उसका रिव्यू किया था, अब तो उसका फायदा भी नजर नहीं आ रहा। पिछले साल हमारी जो थी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट जो थी 20 बिलियन थी, और इस दफा मेरा ख्याल है 12 बिलियन पे वो आ जाएगी। हमारी जो है कॉटन जो है उसकी जो थी प्रोडक्शन वो 13 मिलियन बेल थी जब हम 2018 में इक्तदार में आए थे, और अब वो 6 मिलियन बेल पे आई है। अब ये कहे कि PDM वाले कहें कि सारी चीज जी, सारा मलबा इमरान खान ही इस मुल्क को तबाह कर गया, उसने ये कर दिया, तो ये भी हकीकत नहीं है। और इमरान खान साहब अगर ये कहें कि नहीं जी सारा पठा इन्होंने 1 साल से पठा आता है भी नहीं, तो भाई ये पिछले 20-25 साल से हमारे हुक्मरान जो गलतियां करते आ रहे हैं, ये एक्यूमुलेट हो गया है। मुल्क के पास कर्जा जो है वो बहुत बढ़ चुका है, और हमारी जो नेशनलाइज्ड इंडस्ट्री है, चाहे वो रेलवे है, चाहे वो PIA है, चाहे वो स्टील है, चाहे वो डिस्कोज हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है, भाई 1.5 ट्रिलियन रुपये आपका हर साल वहां नुकसान हो जाता है। खुदा के लिए बड़े फैसले करो, तभी मईशत संभलेगी, तभी मुल्क जो है वो तरक्की करेगा। लेकिन मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ कि ना इनके पास विजन है, ना इनके पास प्लान है, ना इनके पास मंसूबा है कि इस मुल्क को इस मुश्किल से कैसे निकालना। ओके, बस लास्ट सवाल आपसे करूंगी, क्विकली आखिरी सवाल है मेरा। एक खबर है कल से बहुत ज्यादा गर्दिश कर रही है कि नई पार्टी बनाई जा रही है एक सियासी, जिसमें आपकी, आमिर कैनी साहब की और सरदार तनवीर इलियास साहब की जो है वो मुलाकात भी हुई है और राब्ता हुआ है शाह महमूद कुरैशी से भी। क्या इसमें कितनी सदाकत है? तरदीद करेंगे, तस्दीक करेंगे? देखें, ये जो नई पार्टी की अभी तक कोई किसी से किसी किस्म की भी कोई डिस्कशन जो है वो नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि इस मुल्क में हमें आगे इस मुल्क को लेके जाना है, और किसी सूरत में भी हम ये नहीं चाहेंगे कि जो PDM की जो जमातें हैं, अभी तो मैं नहीं समझता कि वो गुड गवर्नेंस जो है वो दे सकी हैं। तो हम हर शख्स से मिलेंगे, और जो भी इस मुल्क के इंटरेस्ट में होगा, इंशाल्लाह हमारे फैसले जो हैं इस मुल्क के अवाम के इंटरेस्ट में होंगे, जाती मफाद के लिए नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया। चौधरी सरवर साबिक गवर्नर पंजाब और सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग काफ हमारे साथ मौजूद थे जी, और कह रहे थे कि अगर पार्टी बनाई भी जाती है, अभी तक तो कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन अगर बनाई भी जाती है तो फिर जो फैसले हैं वो आवाम के लिए और मुल्क की भलाई के लिए फर्दर किए जाएंगे। तो जी यहाँ पे एक ब्रेक लेना है, मैंने ब्रेक के बाद वापस आ रही हूँ, आपने कहीं नहीं जाना, स्टे ट्यून्ड।